हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भूगोल का एक सीरीज के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 4 एपिसोड या 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आप सब देखिए और समझिए। दोस्तों, आज हम 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है हमारा भूकंप व सुनामी। भूकंप व सुनामी। तो पहले हम पढ़ते हैं भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप अगर हम बात करें एक समान सी भाषा में, बिल्कुल समान सी भाषा में, भूकंप मतलब होता है भूमि का कपना या वाइब्रेट करना, यही भूकंप है। अगर हम इसे ज्योग्राफिकल भाषा में बात करें तो भूकंप भूपर पट्टी पर होने वाला आकस्मिक कंपन है। भूपर पट्टी पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाला समायोजन का परिणाम होता है। यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से हो सकता है। ठीक, अगर हम ज्योग्राफिकल भाषा में बात करें तो भी समझ में आया, मतलब पृथ्वी का कंपन, भूमि का डुलना। ये दोस्तों, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक प्राकृतिक कारण होगा, एक कृत्रिम कारण होगा। ठीक, अगर प्राकृतिक कारण की बात करें हम तो सामान्य सी भाषा में समझिएगा कि भूपर पट्टी है पृथ्वी का ऊपरी सतह, इसके नीचे तरह तरह की चीज़ें हैं। कहीं ठोस हैं चट्टाने, कहीं तरल भाग में भी हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, पृथ्वी कोण में गर्म लोहा है। अर्थात अंदर कुछ न कुछ किसी तरह से एनर्जी बनती है। वह एनर्जी बाहर निकलना चाहता है, एनर्जी बाहर नहीं निकल पाता, रुक जाता है। धीरे धीरे करके एनर्जी और बन रही है और बाहर निकलना चाह रहा है, नहीं निकल पा रहा है। तो जब वो बाहर निकलता है तो एक विस्फोट टाइप से निकलता है, तो पूरे पृथ्वी को कंपन कर देता है। ये होता है भूकंप, प्राकृतिक कारण। और एक प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आता है। इसमें भी होता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें तैर रही हैं, तैरते तैरते आपस में टकराती भी हैं, उससे भी एनर्जी बनती है, वो भी एनर्जी बाहर निकलना चाहता है, तो भूकंप होता है। अंततः यह है कि पृथ्वी के अंदर की जो हलचलें हो रही हैं, उस हलचलों के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा किसी न किसी रूप में बाहर आती है भूपर पट्टी पर। भूपर पट्टी पर जब बाहर आती है तो भूमि पे कंपन होता है। वही कंपन हमारी भूकंप कहलाता है। अगर हम बात करें कृत्रिम भूकंप की बात करें तो कृत्रिम भूकंप या मानव निर्मित भूकंप, यह दोस्तों आज के दौर में आधुनिक दुनिया में 2-3 तरह से होती है। जैसे हम सिंगरौली की बात करें, इस बेल्ट में जहाँ रह रहे हैं, इस बेल्ट में माइंस है, एनसीएल की माइंस है, कोल माइंस है। कोल माइंस में कोयला निकालने का काम होता है। तो कोयला पृथ्वी के अंदर होती है, तो ऊपर कठोर चट्टानें मिलती हैं। उन चट्टानों को तोड़ने के लिए अंदर किसी माध्यम से बारूद डालते हैं या कोई भी विस्फोटक पदार्थ डालते हैं। विस्फोटक पदार्थ डालते हैं, वो फिर उसको विस्फोट करते हैं। अंदर जब विस्फोट होता है वो, तो भूमि कंपन होती है, भूमि को कमजोर करता है ताकि उसे खोदने में आसानी हो सके। ये भी क्या हुआ कि भूमि का कंपन हुआ, ये भी भूकंप का ही रूप है, परंतु छोटे स्तर पे है। अगर उसको बड़े स्तर करें तो बड़ा भूकंप हो जाएगा, छोटे स्तर पे है। ये भी कंपन है, भूकंप। दूसरा कारण, आज के डेट में परमाणु परीक्षण हो रहे हैं। परमाणु परीक्षण भी होते हैं तो भी भूकंप होता है, भूमि का कंपन होता है, ये भी भूकंप है। मतलब यह है कि किसी भी तरह से भूमि का कंपन या भूमि का हिलना ही भूकंप है, वाइब्रेट करना। अब बात करते हैं भूकंप। दोस्तों, भूकंप को सामान्यतः
3 वर्ग में बांट सकते हैं गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर भूकंप बांटते हैं 3 वर्गों में। तो नंबर 1 सामान्य भूकंप, इसकी गहराई होती है 0 से 50 किलोमीटर तक। नंबर 2 मध्यवर्ती भूकंप, इसकी गहराई होती है 50 से 250 किलोमीटर तक। नंबर 3 गहरे या पातालीय भूकंप, इसकी गहराई होती है 250 से 700 किलोमीटर के लगभग। ठीक, अब बात करते हैं भूकंप। भूकंप दोस्तों जब भी आता है, जिस क्षेत्र में आता है, जिसका एक पैमाना होता है कि उस क्षेत्र विशेष में या उस क्षेत्र विशेष के वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। ये समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र विशेष में कभी कभी अचानक रेडान गैस की मात्रा वृद्धि हो गई तो यह सूचक होता है कि इस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने की संभावना है। यह एक पैमाना मान सकते हैं भूकंप आने का, पता लगाने का, और कोई पैमाना नहीं होता। अब बात करें हम भूकंप मापने का यंत्र, भूकंप मापने का यंत्र। भूकंप मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। पैमाना होता है रिएक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ ये यंत्र है, ये पैमाना है। पैमाना समझते हैं कि पैमाना है क्या दोस्तों? अगर सामान्य भाषा में समझ लें तो जैसे हम लंबाई नापते हैं टेप से, तो टेप हमारा हो गया क्या? यंत्र। और लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये हमारा हो गया पैमाना। तो भूकंप जिससे नापते हैं उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। और पैमाना क्या होता है? रिएक्टर स्केल। दोस्तों एक रिएक्टर स्केल की विशेषता होती है जो बाकी मापन प्रणालियों से अलग होती है। इसको समझिए आप, अगर हम रिएक्टर पैमाना पर 1 से 2 जा रहे हैं तो 1 × 10 = 2 होगा। अगर हम 2 से जा रहे हैं 3 तो 2 × 10 तब जाएगा 3। या 3 से जब 4 जा रहे हैं तो 3 × 10 तब होगा 4। मतलब पैमाना अगर 1 से 2 गया तो 1 का 10 गुना बढ़ेगा तीव्रता तो 2 कहलाएगा। 2 से अगर 3 जा रहे हैं तो 2 की तीव्रता जो भी होगी उसका 10 गुना जब तीव्रता बढ़ेगा तब 3 पे जाएंगे हम। जब 3 से 4 जाएंगे तो 3 का 4 गुना जब तीव्रता होगा, 3 से जब 10 गुना होगा तब 4 पे जाएंगे। मतलब किसी भी पैमाना पर अगर हम समझे 7 से 8 जा रहे हैं तो 7 का 10 गुना होगा तो 8 कहलाएगा पैमाना। यही कारण है कि जब भी हम समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे तो भूकंप की तीव्रता हमेशा पॉइंट में होती है। 5.6, 3.4 ऐसे होती है, हमेशा पॉइंट में तीव्रता होगी ज़्यादातर। इसकी पीछे वजह यही है। साधारण सा समझ लीजिए कि जब भी तीव्रता 1 से 2 बढ़ता है तो पहले वाले अंक का 10 गुना होगा तो 2 पे जाएंगे हम। ठीक, ये था पैमाना, विशेषता इसकी। यंत्र है सिस्मोग्राफ जिससे नापते हैं भूकंप। पैमाना होता है रिएक्टर स्केल। इस रिएक्टर की विशेषता होती है 10 गुना बढ़ता है अगले अंक के लिए।
अब समझते हैं दोस्तों भूकंप। ये समझ लिया जाए कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक। ये ऊपर अपना भूपर पट्टी है या जहां हम लोग हैं, ठीक। पृथ्वी के अंदर किसी जगह से भूकंप चलना शुरू होगा या एनर्जी बनेगी। जहां से एनर्जी बनेगी उसे कहेंगे फोकस, या जहां से भूकंप पृथ्वी के अंदर शुरुआत होगा, जहां से एनर्जी बाहर निकलना चाह रही है उसे कहेंगे फोकस। यहां से दोस्तों जहां से बने यानी चारों तरफ भूकंप की तरंगें चलेंगी। तो जिस जगह पर पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंच रही है, ये मान ली यहां सबसे पहले पहुंची है, इसे कहेंगे इपिक सेंटर या भूकंप सेंटर, इपिक सेंटर या भूकंप अभिकेंद्र। अभिकेंद्र जहां सबसे पहले पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा। जहां से भूकंप चलना शुरू हुआ है उसे कहेंगे फोकस, और जहां सबसे पहले पहुंचेगा भूपर पट्टी उसे कहेंगे इपिक सेंटर। दोस्तों जहां से भूकंप चलना शुरू होता है वहां से 3 तरह की तरंग निकलती हैं, 3 तरह की वेव्स निकलती हैं। उसको शॉर्ट में बोलते हैं हम, नंबर 1 पी, नंबर 2 एस, नंबर 3 एल। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी, समझते पहले अभी। पी फर्स्ट, ये एस है, एस और एल, 3 तरह से भी निकलती हैं, चारों तरफ चलती हैं। ये वेव्स, इन वेव्स के कारण, इन तरंग के कारण ही कंपन होता है। ये पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं। जब चलती हैं तो सबसे पहले पी तरंगें पहुंचती है भूपर पट्टी में। यहाँ सबसे पहले क्या पहुंचेगी? पी पहुंचेगी। इसी क्रम में पहले पी पहुंचेगी, फिर एस पहुंचेगा, फिर एल पहुंचेगा। जहां से चल रहा है चारों तरफ तरंगें चलेंगी, पृथ्वी के चारों तरफ फैलेंगी। लेकिन एक शब्द आता है भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप छाया क्षेत्र दोस्तों, भूकंप छाया क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र जो भी होगा अभिकेंद्र जो भी बनेगा उससे 103 से 143 डिग्री के मध्य होता है, इस क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि भूकंप छाया क्षेत्र में भूकंप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रभाव नहीं, इस क्षेत्र में प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव नहीं पड़ता है मतलब ये समझ लीजिए कि तीनों तरंगें इस क्षेत्र में नहीं गुजरती हैं 103 डिग्री से 143 डिग्री तक, ठीक। वो भूकंप छाया क्षेत्र। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं तरंगों की विशेषता। उसको समानता समझें हम एक समान सी भाषा में, तो हम समझते हैं कि ये कैसे वाइब्रेट करते हैं। ये समझ लिया जाए कि एक सीधी रेखा है, एक कंपन पैदा कर रही है, ऐसे फिर थोड़ी बढ़ जाएगी इसकी वेव स्पीड, फिर ऐसे। ये अपनी होगी P, ये होगी S, ये होगी L।
ये समझ लीजिए इस रेखा में जा रही है, हल्का कंपन कर रही है, थोड़ा थोड़ा कंपन करे ना, आवृत्ति दशा रही ना, तो एक मतलब जहाँ पहुँच रही है पृथ्वी को कम हिलाएगी, कम कंपन करेगी, कम वाइब्रेट करेगी। इस कारण यह नुकसानदायक या हानिकारक भी कम होगी इनकी तुलना में, परंतु इनकी गति तेज होती है, इनकी गति तेज होती है। यस की बात करें तो पी से ज़्यादा कंपन कर रही है, ज़्यादा हिला रही है, मतलब इसकी तुलना में ये ज़्यादा नुकसानदायक होगी, परंतु इसकी गति इससे धीरे होती है। लेकिन जब भी ये पहुंचती है अभिकेंद्र पर या एपिक सेंटर पर, तो इसके तुलना में ज़्यादा नुकसान करती है। तीसरा होती है यल तरंगे। इसकी गति इन दोनों से कम होती है, धीरे होती है, परंतु जब भी ये पहुंचती है एपिक सेंटर पर तो सबसे खतरनाक होती है। अगर गति की बात करें तो इसकी गति समांतर 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी गति 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 से कम, मतलब ये धीरे धीरे चलती हैं। सबकी विशेषता अलग अलग होती है। यह तरल और ठोस, तरल और ठोस प्लस ठोस दोनों में जाती है। पी यह तरल अवस्था में लुप्त हो जाती है, मतलब सिर्फ ठोस में जाती है। ये नहीं है, ये है, सिर्फ ठोस में जाती है, तरल में नहीं जाती। यल दोनों में जाती है। दोनों में जाती है, समझते हैं। प्राइमरी तरंगे जो है तरल और ठोस दोनों में जाती हैं। सेकेंडरी होती है सिर्फ ठोस जाती है, तरल अवस्था में लुप्त हो जाती हैं, प्राय इसको पार नहीं कर पाती हैं। यल तरंगे हैं, ये दोनों में जाती है, तरल ठोस में जाती हैं। ये यल तरंगे एपिक सेंटर पर या भूपटल पर, भूपट्टी पर समांतर बहुत कम देखने को मिलता है, ये नहीं पहुंच पाती। अगर ये पहुंच गई तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा, या उस क्षेत्र का विनाश हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, बहुत तेज होता है। ये सबसे पहले पहुंचती है। ये अगर बहुत तेज चलती है, हम ये समझते हैं, साधारण सी बात हम समझते हैं कि ये कैसे काम करती हैं, कैसे इफेक्ट करती है पृथ्वी पर। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम, एग्जाम्पल तो समझ ले, एक एग्जाम्पल समझ ले हम, इसको हम समझ एग्जाम्पल समझते हैं। इसको समझ लीजिए मारुति कार समझ लीजिए एग्जाम्पल में। इसे समझ लीजिए पुरानी महिंद्रा जीप आती थी, जीप समझ लीजिए। इसे समझ लीजिए ट्रक, अब समझते हैं हम कि इनसे एक्सीडेंट हो रहा है। इन तीनों में गति सबसे तेज इसकी होगी, परंतु एक किसी दीवार में टक्कर मारेगी तो वो टक्कर उतना कामगार नहीं होगा, वो उतना कंपन नहीं कर पाएगी, उतना इफेक्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हल्की होती है, इसकी स्पीड तेज जरूर होती है परंतु ये हल्की होती है, इसलिए ये इन दोनों तुलना में कम नुकसानदायक होगी, तेज से निकल जाएगी। ठीक, तेज निकलेगी।
जीप की बात करें, जीप कार इतना तेज नहीं चल पाएगी, परंतु यदि कहीं एक्सीडेंट करे, किसी दीवार में या किसी चीज में धक्का मारे, बल लगाए, तो कार से ज्यादा बल लगा पाएगी, धीरे चलती फिर भी। ट्रक की बात करें, इन दोनों से धीरे चलेगी, लेकिन अगर किसी दीवार में कहीं एक्सीडेंट करे तो इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल। इसे समझ लीजिए, समान सेवा समझने के लिए, ये तेज तो चलती है परंतु नुकसानदायक इन दोनों की तुलना में कम होती है। ये 20 वाली होती है, इससे ज़्यादा और इससे कम, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब बात करें इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने के लिए सही रहेगा, नोट या फिर नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। समझ आया? ठीक है, इसको मिटाते हैं हम, आगे समझते हैं। एक चीज़ मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। दोस्तों, ये तरंगे PLS है, इनका नाम होता है, पूरा नाम होता है, पूरा नाम लिख लीजिएगा, प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी और नंबर सेकेंड अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंग। सेकेंडरी और ट्रांसवर्स। नंबर थर्ड धरातली। या सरफेस और लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड, ठीक, लिख लीजिए सबके दोस्तों। इसे प्रकाश तरंगे भी कहते हैं, ये लाइट पैदा कर जलती है, प्रकाश तरंग, ठीक। इनकी गति, इसकी गति समकोणीय होती है, इसलिए जल्दी विलुप्त हो जाती है, इसलिए जल्दी विलुप्त हो जाती है। ये सबसे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। विनाशकारी होती है, ठीक। ये था भूकंप, प्राइमरी, सेकेंडरी
और थ। अब दोस्तों मिटाते हैं इसको, ठीक। एक पॉइंट आता है भूकंप का विश्व वितरण। भूकंप का विश्व वितरण मतलब कहाँ कहाँ भूकंप क्षेत्र पाए जाते हैं ज़्यादातर। इसमें नंबर 1 आएगा प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। ये दोस्तों इसको समझना हो तो इससे समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र, अगर आपको विश्व का मानचित्र थोड़ा भी रिवाइज हो पा रहा है तो ये समझ लीजिए कि मानचित्र के दोनों छोर, दोनों तरफ, पूरब और पश्चिम में, पश्चिम में बात करें तो आएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चिली का तट, उत्तर अमेरिका में कैलिफोर्निया, अलास्का, ये वाला बेल्ट आएगा। अगर पूर्वी भाग की बात करें तो न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, इन क्षेत्रों में आएगा। इसे कहते हैं मतलब प्रशांत महासागर के दोनों ओर तटीय क्षेत्र में, ठीक ठीक। यह है सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र है। इसमें कुल भूकंप क्षेत्र का लगभग 63% आता है। दूसरा बात करते हैं मध्य महासागरीय। मध्य महासागरीय क्षेत्र, ये दोस्त क्या कहते हैं कि बीच का पार्ट होता है, कहीं पे भी आता है। सॉरी, इसको थोड़ा मिटाते हैं, गलत हो गया, माफ करते हैं। मध्य महाद्वीपीय होगा, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र मतलब महाद्वीप के बीच में। ये समस्त भूकंप क्षेत्र का 21% है। इसमें जैसे कि आल्प्स पर्वत, हिमालय, मतलब जो नए नए पर्वत श्रेणियां हैं उस क्षेत्र में आता है। नंबर 3 मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक क्षेत्र पेटी। इसमें दोस्तों भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास, मध्य रेखा क्षेत्र के आसपास इस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता सामान्यतः कम होती है। तीव्रता सामान्यतः कम होती है। कम होती है, ठीक। ये 3 क्षेत्र हैं, प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक पेटी। एक भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र होता है, ये महाद्वीप के बीचों बीच भाग में होगा। इसमें मुख्यतः जो नवीन पर्वतमाला होते हैं उनमें कहलाएंगे। इनमें क्या होगा, प्रशांत महासागर के दोनों ओर तटीय क्षेत्र में, इसमें मुख्यतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिम, उत्तर अमेरिका के पश्चिम, एशिया महाद्वीप की पूर्वी वाला में, ठीक ना, ये होता है। अब मिटाते हैं। अब भूकंप कंप्लीट हो गया। अब बात करें, थोड़ी सी समझ लेते हैं सुनामी को। सुनामी वो थोड़ी टॉपिक है, इसी समझ लेते हैं सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है, सुनामी। सुनामी शब्द का रूप है। ये समझ लीजिए कि समुद्र के तटीय क्षेत्र में समुद्री लहरों का तेज गति से चलना, समुद्र के तटीय क्षेत्र में समुद्री लहरों का तेज गति से चलना, जिसके कारण विनाशकारी होता है।
इसकी गहराई अत्यधिक होती है परंतु गति भी अधिक होती है। गहराई अधिक होती है, 160 किलोमीटर तक गहरा होता है। और इसकी जो गति होती है कभी कभी 650 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत तेज समुद्री लहरें चलती हैं, जिस क्षेत्र में चलती हैं उस क्षेत्र को पूरा विनाश कर देती हैं। इस कारण ये भी खतरनाक होती है। ये समझ लीजिए कि थोड़ा और समझना चाहे तो समुद्री भाग में भूकंप क्या आना सुनामी कहा जाएगा और कुछ नहीं है। सुनामी का संबंध सीधे समुद्र के तटीय क्षेत्र से है, जहाँ लहरें उत्पन्न होती हैं और विनाशकारी होती हैं, विनाश पैदा करती हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।